आजकल हम हर दूसरे घर में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति मिल ही जाता है जो मतलब सुबह उठते ही सबसे पहले एक छोटी सी गोली खाता है। हाँ, बिल्कुल। और हम सभी ने कहीं ना कहीं किसी ना किसी से ये जरूर सुना है कि भाई मुझे थायराइड है। सही कहा। ये एक ऐसी समस्या है जो आज के समय में हमारे आसपास बहुत आम हो गई है। लेकिन क्या हम सच में जानते हैं कि ये बीमारी असल में है क्या? ज्यादातर लोग इसे सिर्फ वजन बढ़ने से जोड़ के देखते हैं। बिल्कुल। और इसीलिए आज की इस गहन चर्चा का मुख्य उद्देश्य मुंबई के एक जाने माने डॉक्टर वीरचंद नागदा के तैयार किए गए नोट्स का गहराई से विश्लेषण करना है। जी। उन्होंने अपने नोट्स में जो जानकारियां दी हैं वे सिर्फ मेडिकल तथ्य नहीं है, बल्कि हमारी रोजमर्रा की आदतों के लिए एक आईना है। एकदम सच। देखा जाए तो आज के समय में थायराइड की बीमारी सिर्फ एक साधारण मेडिकल कंडीशन नहीं रह गई है। ये हमारी आधुनिक भागदौड़ और तनाव से भरी जीवन शैली का सीधा सीधा परिणाम बन चुकी है। मैं पूरी तरह सहमत हूं। इस विषय की गहराई को समझना आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत बन गया है। और इसीलिए इस चर्चा को सुनने वालों के लिए हमारा लक्ष्य बहुत स्पष्ट है, इस जटिल मेडिकल विषय को बिल्कुल आसान बनाना, ताकि लोग समझ सकें कि ये ग्रंथि असल में कैसे काम करती है। हाँ, और कैसे दैनिक जीवन में किए गए छोटे छोटे बदलाव एक बहुत बड़ा सकारात्मक असर डाल सकते हैं। लोग अक्सर अपने बढ़ते वजन या थकान का दोष थायराइड पर मढ़ देते हैं, लेकिन इसके पीछे के विज्ञान को पूरी तरह से समझ नहीं पाते। चलिए इसे थोड़ा सरल बनाते हैं। आखिर ये थायराइड है क्या, और ये हमारे शरीर में छुपकर कहाँ बैठा है? ये बहुत बुनियादी सवाल है। स्रोत में बहुत स्पष्ट रूप से बताया गया है कि थायराइड ग्रंथि हमारी गर्दन के निचले हिस्से में स्थित होती है। जी, आकार में ये एक छोटी सी तितली जैसी होती है। लेकिन इसका काम किसी पावर हाउस से कम नहीं है। इस ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन हमारे रक्त यानी खून के माध्यम से पूरे शरीर में घूमते हैं। जिसका सीधा मतलब ये है कि शरीर का ऐसा कोई हिस्सा, कोई ऐसा अंग नहीं है जो इससे अछूता हो। सही बात है। ये सिर के बालों से लेकर पैरों के नाखूनों तक हर एक अंग को किसी न किसी रूप में प्रभावित करता है। और यहीं से इसका महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। अगर हम शरीर की कार्यप्रणाली को एक इंजन की तरह देखें, इंजन की तरह। हाँ, तो हमारे शरीर की कोशिकाएं, जिन्हें हम सेल्स कहते हैं, वो हमारे भोजन में मौजूद ऊर्जा का उपयोग करती हैं। इस पूरी प्रक्रिया को विज्ञान की भाषा में मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। अच्छा। अब इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि हमारा शरीर एक कार है और मेटाबॉलिज्म उस कार का एक्सीलरेटर पैडल है। दिलचस्प है। और ये जो एक्सीलरेटर पैडल है, ये पूरी तरह से थायराइड हार्मोन द्वारा ही नियंत्रित होता है। मतलब अगर ग्रंथि सही से काम कर रही है तो कार एकदम स्मूथ चलेगी। बिल्कुल। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब शरीर में थायराइड हार्मोन का उत्पादन कम हो जाता है। यानी एक्सेलरेटर पेडल दब नहीं रहा है। एकदम सही पकड़ा आपने। अब चाहे कार में कितना भी अच्छा पेट्रोल क्यों ना डाला जाए, या इंसान कितना भी अच्छा खाना क्यों न खाए, हाँ, शरीर में ऊर्जा कमी उत्पन्न होगी। और जब ऊर्जा कम बनेगी तो पूरी मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया अपने आप धीमी पड़ जाएगी। कार धीमी हो जाएगी। जी। इसी स्थिति को हम मुख्य रूप से हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं, जिस पर स्रोत में विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया गया है। यह बहुत ही दिलचस्प है कि शरीर की पूरी ऊर्जा का सीधा कनेक्शन गर्दन में बैठी एक छोटी सी ग्रंथि से है। और डॉक्टर नागदा के नोट्स ये भी स्पष्ट करते हैं कि इस बीमारी के पीछे सबसे बड़ा कारण हमारी बदलती हुई और तनावपूर्ण जीवन शैली है। और एक बात जो मैंने नोट्स में पढ़ी और विशेष रूप से ध्यान देने वाली है वो ये है कि ये बीमारी पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत ज्यादा आम है। बिल्कुल। और जब हम इसके लक्षणों की बात करते हैं तो अक्सर लोगों को लगता है कि थायराइड का मतलब सिर्फ वजन का बढ़ना है। हाँ, लोग कहते हैं ना कि अरे इसका वजन बढ़ रहा है, पक्का थायराइड होगा। जबकि स्रोत में लक्षणों की एक पूरी विस्तृत सूची दी गई है, जो वाकई हैरान करने वाली है। वजन बढ़ना तो इसका सिर्फ एक बहुत ही स्पष्ट दिखाई देने वाला पहलू है। इसके असली लक्षण तो हमारे दैनिक जीवन की छोटी छोटी चीजों में छिपे होते हैं। जैसे कि दैनिक गतिविधियों के दौरान लगातार बिना किसी भारी काम के थकान महसूस होना। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शरीर ऊर्जा ही नहीं बना पा रहा है। सही। एकदम सही। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति बहुत कम भोजन कर रहा होता है, डाइटिंग कर रहा होता है, फिर भी उसका वजन लगातार बढ़ता जाता है। हाँ, इसके अलावा मुंह के आसपास और चेहरे पर चर्बी जमा होना या सूजन आना भी एक प्रमुख लक्षण है। और नोट्स में यह भी बताया गया है कि इसका असर सिर्फ शरीर पर ही नहीं बल्कि दिमाग पर भी पड़ता है, जो कि थोड़ा डरावना है। जो बात सबसे ज्यादा प्रभावित करती है वो है इसका हमारे नर्वस सिस्टम और दिमाग पर असर। जैसे मूड का बार बार बदलना। जी, मूड स्विंग्स, बिना बात के चिड़चिड़ापन होना, याददाश्त कमजोर होना और सोचने समझने की क्षमता पर असर पड़ना।
ये सभी इसी धीमी मेटाबॉलिज्म के लक्षण हैं, है ना? बिल्कुल। जब दिमाग को पर्याप्त ऊर्जा नहीं मिलती तो वह सुस्त पड़ने लगता है, जिसे हम अक्सर ब्रेन फॉग भी कहते हैं। हाँ, और नोट्स में निराशा या डिप्रेशन की भावना को भी एक बड़े लक्षण के रूप में बताया गया है। इसके अलावा कुछ और शारीरिक लक्षण भी हैं जिन पर अक्सर हमारा ध्यान नहीं जाता या हम उन्हें बढ़ती उम्र का असर मान लेते हैं। जैसे मांसपेशियों और जोड़ों में लगातार दर्द रहना। हाँ, और कब्ज की शिकायत होना, क्योंकि पाचन तंत्र भी तो धीमा हो गया है ना। महिलाओं में मासिक धर्म यानी पीरियड्स के दौरान अत्यधिक रक्तस्राव होना और कई मामलों में गले के हिस्से में सूजन आ जाना। ये सब देखकर समझ में आता है कि ये ग्रंथि हमारे पूरे शरीर के सिस्टम को ऊपर से नीचे तक कैसे नियंत्रित कर रही है। और इसीलिए जब इतने सारे सिस्टम एक साथ धीमे पड़ रहे हों तो इसका सही और सटीक उपचार होना बहुत जरूरी हो जाता है। जब शरीर का अपना इंजन धीमा पड़ गया हो तो उसे बाहर से मदद की जरूरत होती है ताकि गाड़ी फिर से रफ्तार पकड़ सके। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है और वो है इसके उपचार का तरीका। जी। अक्सर लोग सोचते हैं कि कोई घरेलू काढ़ा पी लेंगे या कुछ जड़ी बूटियां खा लेंगे तो थायराइड जड़ से खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। डॉक्टर नागदा के नोट्स में बहुत ही स्पष्ट रूप से बताया गया है कि इस रोग को केवल दवा से ही नियंत्रित किया जा सकता है। इसके लिए जो मुख्य दवा इस्तेमाल होती है उसका नाम है लीवोथायरॉक्सिन। बिल्कुल। बाजार में ये कई अलग अलग ब्रांड नामों से मिलती है, जैसे यूथायरॉक्स या सिंथ्रॉइड, लिवॉक्सिल वगैरह। ये दवा कोई जादू नहीं है, बल्कि ये शरीर में जाकर बिल्कुल उसी प्राकृतिक थायराइड हार्मोन की तरह ही काम करती है जो शरीर खुद बनाने में असमर्थ हो रहा है। और इस दवा को लेने का एक पूरा गणित है, एक विज्ञान है। दवा की खुराक, जैसे हम डोज कहते हैं, वो हर किसी के लिए एक समान नहीं होती। ऐसा नहीं है कि किसी को भी उठाकर 50 माइक्रोग्राम की गोली दे दी। नहीं, बिल्कुल नहीं। एक विशेषज्ञ डॉक्टर मरीज की उम्र, उसका वर्तमान स्वास्थ्य, उसके शरीर में थायराइड हार्मोन के मौजूदा स्तर और उसके वजन को देखकर ही ये तय करता है कि उसे कितनी खुराक की जरूरत है। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हमेशा डॉक्टर द्वारा बताई गई खुराक ही ली जाए। अपनी मर्जी से खुराक कम करना या जल्दी ठीक होने के चक्कर में खुराक बढ़ा लेना शरीर के लिए बेहद हानिकारक हो सकता है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए नोट्स में एक बहुत ही सख्त चेतावनी दी गई है जिस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। कौन सी चेतावनी? ये चेतावनी दवा का ब्रांड बदलने को लेकर है। उसमें साफ लिखा है कि मरीज को कभी भी अपनी मर्जी से या केमिस्ट के कहने पर अपनी दवा का ब्रांड नहीं बदलना चाहिए। हाँ, एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है। इसका कारण यह है कि अलग-अलग ब्रांड्स की दवाएं बनाने का तरीका थोड़ा अलग होता है, जिससे उनका शरीर में घुलने और अवशोषण यानी एब्जॉर्प्शन का तरीका भी अलग हो जाता है। सही कहा। ब्रांड बदलने पर अचानक से शरीर में हार्मोन का स्तर ऊपर या नीचे हो सकता है, जिससे सारे लक्षण वापस आ सकते हैं। बाप रे। और हाँ, नोट्स में ये भी स्पष्ट किया गया है कि भले ही दवा लेने से सब कुछ ठीक चल रहा हो, व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ महसूस कर रहा हो, फिर भी हर 6 महीने में डॉक्टर से संपर्क करना और खून की जांच करवाना बहुत जरूरी है। ये तो हुई दवा की बात, लेकिन दवा तो अपना काम करेगी। क्या हम अपनी रोजमर्रा की आदतों में कुछ ऐसी गलतियां कर रहे हैं जो उस दवा के असर को ही खत्म कर रही हैं? ये बहुत अहम सवाल है। स्रोत में खाली पेट के नियम पर बहुत जोर दिया गया है। ऐसा लिखा है कि दवा को हमेशा भोजन या नाश्ते से 1 घंटा पहले लेना चाहिए। भोजन के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। तो आखिर ये खाली पेट वाला नियम इतना सख्त क्यों है? इसे एक दिलचस्प उदाहरण से समझते हैं। सोचिए कि ये जो दवा है, ये आपके शरीर के लिए एक बहुत ही वीआईपी मेहमान है। अच्छा। इसे शरीर के अंदर अपनी सही जगह तक पहुंचने के लिए एकदम साफ रास्ता चाहिए। अब अगर पेट में पहले से ही खाने की भीड़ होगी तो वो वीआईपी मेहमान रास्ते में ही फंस जाएगा और अपना काम नहीं कर पाएगा। यानी विज्ञान की भाषा में कहें तो हम जो कुछ भी खाते हैं वो दवा के शरीर में घुलने की प्रक्रिया में बाधा डाल सकता है। बिल्कुल। तो किस तरह का खाना सबसे ज्यादा बाधा डालता है? विशेष रूप से उच्च फाइबर वाले खाद्य पदार्थ, वसायुक्त या फैटी भोजन और ग्लूटेन युक्त अनाज जैसे कि गेहूं और राई। इसके अलावा जो प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थ होते हैं वे भी दवा के अवशोषण को रोकते हैं। हाँ, अगर पेट में ये सब चीजें मौजूद होंगी तो दवा शरीर में ठीक से जज्ब नहीं हो पाएगी, खून में नहीं मिल पाएगी और उसका पूरा फायदा नहीं मिलेगा। इसलिए खाली पेट दवा लेना सबसे अधिक असरदार होता है, क्योंकि तब पेट में कोई और चीज दवा के रास्ते में रुकावट डालने के लिए मौजूद नहीं होती। एकदम सही। ये वाकई सोचने वाली बात है कि सिर्फ महंगी दवा खा लेना काफी नहीं है, उस दवा के शरीर में जाने का माहौल सही होना भी उतना ही जरूरी है। बिल्कुल। अब बात करते हैं डाइट की,
क्योंकि इस दवा के साथ साथ सही खान पान का एक अचूक फॉर्मूला भी डॉक्टर नागदा के नोट्स में दिया गया है जी। और सच कहूं तो इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें सुनकर शायद किसी को भी झटका लग सकता है। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो उन सब्जियों की सूची है जिन्हें पूरी दुनिया में स्वास्थ्य के लिए और खासकर वजन कम करने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन थायराइड के मामले में वो बिल्कुल मना है। स्रोत के अनुसार ब्रोकली, पत्ता गोभी, मूली और फूल गोभी ये ऐसी सब्जियां हैं जिनका सेवन बहुत कम या ना के बराबर करना चाहिए। रुकिए, क्या ब्रोकली और पत्ता गोभी? हाँ। लेकिन हमें तो हमेशा यही बताया गया है कि अगर वजन कम करना है तो ब्रोकली और पत्ता गोभी के बड़े बड़े सलाद खाने चाहिए। और यही लोग गलती कर बैठते हैं। अगर कोई व्यक्ति हाइपोथायरॉयडिज्म से जूझ रहा है और वजन कम करने के लिए रोज ब्रोकली खा रहा है तो वो तो अनजाने में अपना ही भारी नुकसान कर रहा है। ऐसा क्यों है? यही तो इस डीप डाइव का मकसद है, इन छिपी हुई बातों को सामने लाना। असल में इन सब्जियों में कुछ ऐसे प्राकृतिक तत्व होते हैं जो सीधे तौर पर थायराइड ग्रंथि के काम में रुकावट डालते हैं। अच्छा। ये तत्व ग्रंथि को वह हार्मोन बनाने से रोकते हैं जिसकी शरीर को सख्त जरूरत है। इसलिए जो चीज एक आम इंसान के लिए सुपर फूड है वह थायराइड के मरीज के लिए नुकसानदेह हो सकती है। समझ गई। इसके अलावा चीनी, प्रोसेस्ड फूड और ज्यादा नमक से भी बचने की सख्त हिदायत दी गई है क्योंकि ये मेटाबॉलिज्म को और सुस्त बनाते हैं। और मक्के के तेल से भी बचने को कहा गया है। और एक चीज जिस पर नोट्स में बहुत स्पष्ट और कड़े शब्दों में रोक लगाई गई है वो है शराब। जी हाँ, इसमें साफ लिखा है कि शराब का थायराइड ग्रंथि पर विषाक्त प्रभाव यानी टॉक्सिक इफेक्ट पड़ता है। ये ग्रंथि के लिए सीधे सीधे जहर का काम करती है, इसलिए इसका सेवन तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जहां एक तरफ कुछ चीजों की इतनी सख्त मनाही है, वहीं दूसरी तरफ नोट्स में कुछ ऐसी चीजें भी बताई गई हैं जो थायराइड ग्रंथि के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। खजूर और अजवाइन के बारे में जो जानकारी दी गई है वो बहुत ही काम की है। स्रोत बताता है कि खजूर और अजवाइन थायराइड ग्रंथि को उत्तेजित करते हैं, यानी जो ग्रंथि सुस्त पड़ गई है ये उसे प्राकृतिक रूप से काम करने के लिए प्रेरित करते हैं, उसे जगाते हैं। इसलिए इनका पूरा इस्तेमाल करना चाहिए। इसके साथ ही ज्वार, बाजरी जैसे प्राकृतिक साबुत अनाज और सामान्य ताज़ी सब्जियां व फल बहुत फायदेमंद बताए गए हैं। डाइट के सेक्शन में एक और चौंकाने वाली जानकारी है जो सच में किसी जादू से कम नहीं लगती। वो है सरगवा, जिसे कई लोग सहजन, ड्रमस्टिक या अंग्रेजी में मोरिंगा के नाम से भी जानते हैं। आजकल लोग बाजार से कितनी महंगी महंगी मल्टीविटामिन की गोलियां खरीदकर खाते हैं ऊर्जा बढ़ाने के लिए। लेकिन डॉक्टर नागदा के नोट्स में ये साफ तौर पर हाईलाइट किया गया है कि सरगवा के पत्तों का चूर्ण बाजार में मिलने वाली उन महंगी मल्टीविटामिन गोलियों से कहीं ज्यादा उपयोगी और ताकतवर है। बिल्कुल, सहजन के पत्तों में विटामिन्स और मिनरल्स का भंडार होता है जो धीमी पड़ चुकी मेटाबॉलिज्म को जरूरी पोषण देता है। इसके अलावा मांसपेशियों की कमजोरी दूर करने के लिए प्रोटीन और फाइबर बहुत जरूरी है। इसलिए नोट्स में दाल, मटर, छोले, साबुत अनाज और फलियों को अपने रोजमर्रा के आहार में शामिल करने की विशेष सलाह दी गई है। डाइट के मामले में सिर्फ ये नहीं बताया गया है कि क्या खाना है, बल्कि कैसे खाना है, इस पर भी एक बहुत बड़ा नियम बदला गया है। आमतौर पर हम भारतीय दिन में 3 बार भरपेट खाना खाते हैं, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना। लेकिन स्रोत में भोजन करने के तरीके में एक बड़ा बदलाव सुझाया गया है। दिन में 3 बड़े भोजन के बजाय पूरे दिन में 5-6 बार थोड़ा थोड़ा खाना खाने की सलाह दी गई है। इसके पीछे का विज्ञान बहुत ही तार्किक है। जैसे कि हमने पहले चर्चा की, हाइपोथायरॉयडिज्म में मेटाबॉलिज्म यानी शरीर की भट्टी पहले से ही बहुत धीमी जल रही होती है। जब कोई व्यक्ति एक साथ बहुत सारा खाना खा लेता है तो शरीर उस भारी खाने को आसानी से ऊर्जा में नहीं बदल पाता, और जो खाना ऊर्जा नहीं बनता वो अंततः चर्बी यानी फैट के रूप में शरीर में जमा होने लगता है, जिससे वजन बढ़ता है। एकदम सही। तो 5-6 बार खाने से क्या होता है? जब दिन में कई बार थोड़ा थोड़ा खाना खाया जाता है तो शरीर के धीमे मेटाबॉलिज्म पर अचानक से बहुत ज्यादा बोझ नहीं पड़ता। वो भट्टी धीरे धीरे लेकिन लगातार जलती रहती है, जिससे मेटाबॉलिज्म धीरे धीरे तेज होने लगता है। स्रोत में यह भी बताया गया है कि हर बार का भोजन लगभग 300 कैलोरी का होना चाहिए, यानी हल्का होना चाहिए। इसके साथ दिन भर में भरपूर पानी पीना और नियमित व्यायाम करना, ये सब मिलकर उस जिद्दी वजन को कम करने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। ये तो बात हो गई शरीर के अंदर जाने वाली चीजों की, दवा और डाइट।
लेकिन डॉक्टर नागदा के नोट्स का एक और बहुत अहम हिस्सा है जो हमारे दिमाग, हमारे मन और हमारी दिनचर्या से जुड़ा है। इसमें योग, तनाव प्रबंधन यानी स्ट्रेस मैनेजमेंट और हमारी सोच के तरीके पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो सिर्फ एक गोली खा लेने और डाइट बदल लेने से थायराइड को पूरी तरह से नहीं संभाला जा सकता। जैसा कि हमने बिल्कुल शुरुआत में चर्चा की थी, हमारी आज की भागदौड़ भरी जिंदगी का तनाव हाइपोथायरॉयडिज्म का एक बहुत ही प्रमुख कारण है। जब शरीर लगातार तनाव में रहता है, दिमाग में हर वक्त चिंता चलती रहती है, तो उसका सीधा असर शरीर के हार्मोनल संतुलन पर पड़ता है। कॉर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाते हैं जो थायराइड को अपना काम नहीं करने देते। इसलिए तनाव को प्रबंधित करना इस बीमारी के इलाज का कोई साइड ऑप्शन नहीं है, बल्कि ये एक अत्यंत आवश्यक अंग है। और इस तनाव को कम करने और ग्रंथि को स्वस्थ रखने के लिए स्रोत में कई विशिष्ट योगासनों की एक पूरी सूची दी गई है। ये सूची बहुत ही सटीक है। इसमें सर्वांगासन, मत्स्यासन, हलासन, विपरीत करणी, सूर्य नमस्कार, कपालभाति, भुजंगासन, उज्जाई प्राणायाम और भस्त्रिका शामिल हैं। अगर हम इनमें से एक दो आसनों को ध्यान से देखें तो उनका विज्ञान साफ समझ में आता है, जैसे सर्वांगासन और हलासन। बिल्कुल। अगर कोई इन आसनों को करता है तो वो महसूस करेगा कि इन आसनों में ठुड्डी छाती से लग जाती है और गर्दन के निचले हिस्से पर एक सीधा खिंचाव और हल्का दबाव पड़ता है। यह वही जगह है जहां थायराइड ग्रंथि होती है। इस खिंचाव से ग्रंथि के आसपास रक्त संचार यानी ब्लड सर्कुलेशन काफी तेज हो जाता है, जिससे उसकी कार्यक्षमता में सुधार होता है। इसी तरह उज्जाई प्राणायाम गले की मांसपेशियों को आराम देता है। लेकिन सिर्फ शारीरिक व्यायाम ही काफी नहीं है, मानसिक शांति भी उतनी ही आवश्यक है। सही कहा। भागदौड़ के बीच रुककर सांस लेना जरूरी है। स्रोत में मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए भी उपाय दिए गए हैं। शवासन, ध्यान यानी मेडिटेशन, ओंकार नाद का उच्चारण और सुकून देने वाला संगीत सुनना, इन सबको तनाव कम करने के बेहतरीन तरीकों के रूप में बताया गया है। ये सभी चीजें सीधे तौर पर हमारे नर्वस सिस्टम को शांत करती हैं। जब नर्वस सिस्टम रिलैक्स होता है तो थायराइड ग्रंथि पर पड़ने वाला दबाव अपने आप कम हो जाता है और वो बेहतर तरीके से हार्मोन बना पाती है। और इन सब के साथ एक बात जो नोट्स के अंत में कही गई है, वो जीवन के प्रति हमारे नजरिए को लेकर है। जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना और निराशावाद से दूर रहना। सुनने में ये शायद किसी मोटिवेशनल स्पीकर की साधारण सी सलाह लगे, लेकिन मेडिकल साइंस भी अब मानता है कि जब हम किसी बीमारी से लड़ रहे होते हैं, विशेषकर हाइपोथायरॉयडिज्म जैसी बीमारी जो सीधे हमारे मूड और दिमाग को धुंधला कर देती है, तब एक सकारात्मक सोच बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। नोट्स में इसे बीमारी से राहत पाने के लिए अत्यंत लाभदायक बताया गया है। ये कोई किताबी बात नहीं है। जब हम सकारात्मक रहते हैं, खुश रहते हैं, तो हमारा शरीर भी उसी तरह से हीलिंग के लिए प्रतिक्रिया देता है। तनाव कम होता है, लीवोथायरॉक्सिन की दवा बेहतर तरीके से अवशोषित होती है और उस स्पेशल डाइट का पूरा असर शरीर पर दिखाई देने लगता है। ये सब आपस में एक जटिल नेटवर्क की तरह जुड़ा हुआ है। जी बिल्कुल। तो इस सब का निष्कर्ष क्या है? आज के इस पूरे डीप डाइव को अगर हम समेटें तो डॉक्टर वीरचंद नागदा के नोट्स हमें ये समझाते हैं कि थायराइड का प्रबंधन सिर्फ सुबह उठकर आंख मलते हुए एक गोली खा लेने तक सीमित नहीं है। ये एक पूरा लाइफस्टाइल पैकेज है। इसमें सबसे पहले शामिल है सही समय पर सही खुराक लेना, खासकर वो खाली पेट का सख्त नियम, ताकि उस वीआईपी मेहमान को पूरा रास्ता मिल सके। दूसरा है सही खानपान का ज्ञान, जहां ब्रोकली और पत्ता गोभी जैसी हैरान करने वाली सब्जियों से बचना है और कुछ जादुई चीजों जैसे अजवाइन, खजूर और सरगवा को अपनी थाली का हिस्सा बनाना है। 3 बार ठूंस कर खाने के बजाय 5-6 बार थोड़ा थोड़ा खाना है। और सबसे महत्वपूर्ण, ये एक तनाव मुक्त, योग से जुड़ी और सकारात्मक जीवन शैली अपनाने के बारे में है। ये वाकई एक बहुत ही समग्र, एक होलिस्टिक दृष्टिकोण है। ये सिर्फ बीमारी के ऊपरी लक्षणों को नहीं दबाता, बल्कि उन मूल कारणों पर प्रहार करता है जिनकी वजह से ये ग्रंथि कमजोर पड़ी है। बिल्कुल सही। और अब इस चर्चा को समाप्त करने से पहले स्रोत सामग्री में दी गई पूरी जानकारी के आधार पर एक बहुत ही गहरा और विचारणीय प्रश्न सामने आता है। वो क्या है? स्रोत स्पष्ट रूप से बार बार बताता है कि आधुनिक तनावपूर्ण जीवन शैली और मानसिक तनाव हाइपोथायरॉयडिज्म का एक बहुत प्रमुख कारण है। जी। ऐसे में सुनने वालों के लिए सोचने का विषय यह है, यदि हमारी तेज तर्रार भागदौड़ और तनाव से भरी दिनचर्या
हमारी ऊर्जा को नियंत्रित करने वाली इस इतनी महत्वपूर्ण ग्रंथि को धीमा कर रही है। तो क्या ये संभव है कि थायराइड की बीमारी असल में कोई खराबी ना होकर हमारे ही शरीर का एक प्राकृतिक अलार्म सिस्टम हो, जो हमें रुकने, शांत होने और अपनी भागदौड़ भरी जीवन शैली पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर कर रहा हो? क्या हमारा शरीर इस सुस्ती और थकान के जरिए असल में हमसे चीख कर ये कहने की कोशिश कर रहा है कि अब रफ्तार कम करने और खुद पर ध्यान देने का समय आ गया है? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। डॉक्टर नागदा के इन बेहतरीन नोट्स पर आधारित आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।